तो भाई अभी अपने रिसेंटली Lenovo लॉक रिव्यू किया था i7 14 जनरेशन वाला 4060 वाला, क्या बढ़िया रिस्पांस तुमने उस पे दिया। एंड उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से मुझे पता लगा कि कोई 12450HX प्रोसेसर के साथ नया लॉक लॉन्च कर दिया है इंटेल आर्क जीपीयू के साथ। A530M GPU है इसके अंदर एंड ये लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज है। मैंने कहा यार अंडर 60,000 वाला सेगमेंट वैसे भी अब ओल्ड जेन में मिल रहा था, न्यू जनरेशन में कुछ नहीं आ रहा। वैसे तो 12 जनरेशन के प्रोसेसर भी हमारे न्यू जनरेशन वाले नहीं है, बट स्टिल HX है भाई साहब, कुछ नया कर दिया इंटेल ने और अपना ही जीपीयू डाल दिया है। एंड ये जीपीयू RTX 3050 के अगेंस्ट कहां स्टैंड करता है, क्योंकि RTX 3050 के लैपटॉप भी हमारे को सेम रेंज में मिल जाते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और डब्बा नहीं खोलते क्योंकि Lenovo लॉक की ऑलरेडी एक बार अनबॉक्सिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा और साथ में मिलेगा 170 वॉट का पावर एडाप्टर। ओहो थक गया यार। और अब जरा बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन। It was at this moment that he knew. He f***ed up. ये तो गंद मच गया। थोड़ा दोस्त हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दिखाते हैं आपको। खत्म। तो भाई ये है अगारो की तरफ से अल्फा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। अल्फा भाई साहब तो इससे आप ड्राई वैक्यूम भी कर सकते हो यानी कि झाड़ू, और साथ में वेट मॉप भी यानी कि पोछा भी आपके लिए लगा देगा। और इसके अंदर हमारे को 2 मॉप मिल जाते हैं, जो इसका ब्लू कलर का कपड़ा है जिससे एकदम पोछा वोछा लग जाता है, और एक यहाँ पे हमारे को पावर अडाप्टर मिल जाएगा, और साथ में इसका डॉकिंग स्टेशन भी है जिसपे चार्ज होता है। एंड इसके अंदर एक डस्ट कंपार्टमेंट भी है जिसके अंदर सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। एंड इसके अंदर हम मॉपिंग के लिए पानी भी डाल सकते हैं, और इससे आप ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर सकते हो। इसकी ऐप में जाके स्मार्ट क्लीन का एक बटन दबाओ और ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और अपने आप सफाई शुरू कर देता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, और जैसे इसकी बैटरी डाउन हो जाती है ये ऑटोमेटिकली अपने डॉक पे जाके सेट हो जाता है कि भाई साहब मुझे चार्ज होना है, और चार्जिंग होने के बाद फिर से सफाई शुरू ऑटोमेटिक। और ये डिवाइस भाई लाइडार सेंसर के साथ आती है जिससे जो रूम की मैपिंग है वो बहुत एक्यूरेटली कर देता है। एंटी कोलिजन का सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा, मतलब कहीं जाके ठुकने उगने का कोई चक्कर नहीं है, आराम से मुड़ जाता है सामने कोई भी रुकावट हो। एंड कहीं पर अगर आपका फ्लोर ऊपर नीचे भी है, मान लो कहीं सीढ़ियां वगैरह है, तो वहां पे भी ये गिरेगा नहीं ड्यू टू इट्स लाइडार सेंसर। और इसके अंदर हमारे को 4 टाइप की सक्शन पावर मिल जाएगी, इको, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड सुपर स्ट्रॉन्ग। तो जिस टाइप का कूड़ा वगैरह हो रखा है उस हिसाब से आप इसकी सक्शन सेट कर सकते हो, सफाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इससे आप किसी भी टाइप का सरफेस साफ कर सकते हो, फिर चाहे वो हार्ड फ्लोर हो या फिर चाहे वो कारपेट ही क्यों ना हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। एक बारी फुल चार्ज करने के बाद 100 मिनट्स का बैकअप हमारे को इससे मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारे को ऐप सपोर्ट भी मिलता है, स्मार्ट लाइफ करके एप्लीकेशन है इसके अंदर, और यहाँ पे हमारी डिवाइस कनेक्टेड है, और यहाँ पे सारा का सारा मैप शो कर रहा है जहां हम इससे सफाई करवा चुके हैं। और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप इससे सफाई करवा सकते हो, डॉक कर सकते हो, डिफरेंट रूम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कहां पे सफाई करनी है, ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो अगर आपको भी अपने आसपास सफाई पसंद है तो आप भी अपने लिए एक ऐसा रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब कर लेते हैं जरा स्पेसिफिकेशन की बात। Intel Core i5 12450HX प्रोसेसर हमारे को मिलता है इसके अंदर, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं, 4 ही E कोर्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। एंड जैसे कि हमारा नया प्रोसेसर है तो मैंने साइड बाय साइड Cinebench R23 में कंपेयर करके देख रहा था 12450H से और 12500H से, तो यहाँ पे हमारे को नंबर्स 12450H के आसपास वाले ही मिल रहे हैं। तो जहां तक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेसर अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर ऐसा ही परफॉर्म करेगा जैसा इसके अंदर है, ये चीज मैं भी क्लियरली नहीं बोल सकता, क्योंकि 12450HX के भी और लैपटॉप्स भी आएंगे मार्केट में, वो टेस्ट करने के बाद हम समझ पाएंगे कि 12450HX एक अपग्रेड है या फिर सिर्फ एक रीब्रांडिंग है। और अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं तो इंटेल आर्क A530M GPU हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो हमारा 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड TGP इसकी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। 60 से लेके 80 वॉट तक ये कॉन्फ़िगर होकर आएगा, डिफरेंट ब्रांड्स पे वो वेरी करता है। इस लैपटॉप के अंदर 65 या 70 वॉट का है, क्योंकि गेम टेस्ट जब हम करके देख रहे थे तो पीक 67 वॉट तक ये गया था, तो मैं 70 वॉट वाला इसको जज कर सकता हूं। एंड रैम हमारे वाले वेरिएंट के अंदर 16GB डुअल चैनल में DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। वैसे जो ऑनलाइन लिस्टेड है ना उसके अंदर 8GB है, इसके अंदर हमने 16GB खुद से करी है ताकि हम इसकी पीक परफॉर्मेंस निकाल सके। और मैं सबको रेकमेंड करूंगा आज की डेट में 16GB भाई साहब करवा लेना। 8GB में वो बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव टास्क करते हो या गेमिंग करते हो 16GB इज लाइक मैंडेटरी। और स्टोरेज के मामले में 512GB की Gen 4 SSD उसके अंदर हमारे को मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, एंड जिसकी रीड एंड राइट स्पीड है वो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी SSD इसके अंदर डाल रखी है, वरना इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली Gen 3 SSD वाले लैपटॉप मिलते हैं। बाकी 2 SSD के स्लॉट इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलेंगे, एक में फुल साइज लगती है, एक में स्मॉल साइज लगती है। एंड पर स्लॉट 2 TB आप अपग्रेड कर सकते हो, टोटल 4 TB तक अपग्रेड हो जाएगा। एंड अगर रैम की बात करते हैं तो मैक्सिमम 32 GB तक आप इसके अंदर कर सकते हो। और वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड कोई भी MS ऑफिस इस लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा, आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा, या और बहुत सारे तरीके हैं,
आगे आप समझदार हो। एंड अब सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने है और स्कोर्स ठीक है, मतलब 12450HX में मेरे को कोई बूस्ट नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहला लैपटॉप है, हो सकता है बूस्ट हो, ये अभी वैसा परफॉर्म ना कर रहा हूं, मतलब अभी मैं कंफ्यूज हूं। उसके बाद ये रहे Geekbench 6 के स्कोर्स एंड ये हमारा Geekbench 6 का OpenCL स्कोर जो GPU के लिए होता है 49,000 के आसपास निकाल के देगा, जो कि अच्छी साइड है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड PC Mark 10 5800 के आसपास, विच इज गुड। एंड उसके बाद 3D Mark TimeSpy के स्कोर्स आप देख सकते हो। एंड VR Mark का बेंचमार्क भी हमने निकाला जो VR गेमिंग को जज करने में काम आता है, एंड 7000 प्लस निकाल के देगा। तो VR वाले गेम्स आप इस लैपटॉप में खेल पाओगे, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, बट यस ये चलवा देगा। उसके बाद क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया जो कंपैरिजन में काम आ जाता है। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क हम निकाल के देख रहे थे, शायद अभी ये जीपीयू ऑप्टिमाइज नहीं है ब्लेंडर बेंचमार्क के हिसाब से, तो ना एरर आ गया था। और उसके बाद लास्टली Cinebench 2024 के स्कोर्स आपके सामने ये रहे। एंड V-Ray बेंचमार्क हमने इसलिए निकाला क्योंकि वो भी नहीं चल रहा था, अभी नया सीपीयू नया जीपीयू है, थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप ग्राफ अपने सामने देखो कि ये वाला सीपीयू कंपैटिटिव सीपीयू से कहां स्टैंड करता है। पूरा ग्राफ आपके सामने आ रहा है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। डिफरेंट प्रोसेसर्स एंड डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। एंड इसके जीपीयू को 30, 50, 95 वॉट से कंपेयर करके मैं देख रहा था। 3D Mark TimeSpy का जीपीयू स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। यहाँ पे लगभग हमारे को सेम से ही नंबर मिल रहे हैं, लेकिन गेमिंग में हमारे को काफी डिफरेंस मिला, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। एंड अगर 2050, 70 वॉट से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली 2050 से तो ये बेटर ही परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इंटेल आर्क को एनवीडिया से कंपीट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एनवीडिया भाई बहुत पुराना ब्रांड है, जीपीयू के मामले में एकदम मतलब पायनियर मामला है उनका। जैसे GeForce Experience का सॉफ्टवेयर हो गया, रेगुलर ड्राइवर अपडेट्स हमारे को मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी के मामले में ज्यादा ऑप्टिमाइज काम करता है हमारा एनवीडिया के जीपीयू। इंटेल आर्क के भी नए जीपीयूज है और इनको प्रोडक्टिविटी एप्स के साथ ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ड्राइवर अपडेट्स वगैरह आएंगे। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग इंप्लीमेंटेशन होता है, जिसमें भी चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, जिसमें एनवीडिया के अंदर हमारे को स्टूडियो ड्राइवर्स मिल जाते हैं फॉर प्रोडक्टिव ऐप। और जैसे अगर गेम्स की बात करते हैं तो एनवीडिया का DLSS हमारे को ज्यादा गेम्स के अंदर मिलता है। इंटेल की XeSS टेक्नोलॉजी आती है जो स्केलिंग में काम करती है, वो भी लिमिटेड गेम्स में अवेलेबल है। एंड FSR के साथ तो हमारे सारे जीपीयूज ही काम कर जाते हैं, फिर चाहे AMD हो, इंटेल हो, एनवीडिया हो, वो तो चल जाते हैं। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 4K वीडियो एडिटिंग हम इस लैपटॉप पे करके देख रहे थे, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं है। लाइक यहाँ पे 2 लेयर्स 3 लेयर्स की एडिटिंग तो अच्छी हो जाती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट्स ज्यादा टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को लैग वगैरह मिलेंगे। बाकी आपको कोडिंग वगैरह करनी है किसी भी लेवल की, वो इस लैपटॉप पे आप आराम से कर सकते हो। मल्टीटास्किंग करनी है, ऑफिस वाले काम करने, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अगर आप लैपटॉप देख रहे हो उसमें सीपीयू थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, इसका सीपीयू उतना कैपेबल है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क आराम से करवा देगा। मेनली आते हैं 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर वाले टास्क, जिसके अंदर हमारी जीपीयू की सबसे ज्यादा नीड होती है। एंड इस लैपटॉप के अंदर आप वो सब एंट्री लेवल वाले कर सकते हो, ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि तो देखो 60,000 के आसपास का लैपटॉप है, 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ब्लेंडर वगैरह हो गया, इसके अंदर ज्यादा जीपीयू की ताकत लगती है। तो मैं कहूंगा अगर आपको एडवांस लेवल पे काम करना है तो एटलीस्ट 40-50 वाले लैपटॉप के ले जाओ, या उससे ऊपर तो मतलब जितनी आपकी श्रद्धा भाई साहब। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। गेम टेस्ट हमने इसके अंदर करे हैं, सारी चीजों पर आप नजर डालो, फिर आगे बात करते हैं लैपटॉप की। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वैलोरेंट से। यहाँ पे हमने 1080p रेजोल्यूशन रखा है और सेटिंग्स को रखा है हाई पे। एंड हाई सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 200-300 एवरेज FPS मिल रहा है। रीजन इसकी जो इसका प्रोसेसर है वो काफी सही है वैलोरेंट के हिसाब से। एंड वैलोरेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमारे को मिल रही है, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है, प्लस हमारी DDR5 16GB रैम भी है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं CS2। यहाँ पे रेजोल्यूशन रखा है 1080p और सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, जो कि मुझे लगता है शायद मैंने इस लैपटॉप के हिसाब से ज्यादा रख दी। एंड यहाँ पे हमारे को CS2 में से 60-65 FPS मिल रहा है और ये सेटिंग्स वेरी हाई है और ये GPU इंटेंसिव गेम हो चुकी है। अब आप चाहो तो ज्यादा FPS निकाल सकते हो, हाई पे खेल के, मीडियम या लो सेटिंग्स पे खेल के, मतलब वेरी हाई की परफॉर्मेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। उसके बाद टेस्ट करें फार क्राई 6 और इसको मैंने ना 2 सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, अल्ट्रा पे और हाई पे। एंड आप देख सकते हो 40 एवरेज फ्रेम्स मिल रहे हैं और हाई पे हमारे को 50-55 फ्रेम्स मिल रहे हैं। और लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो रिफ्लेक्शंस वगैरह है वो कितने अजीब तरीके से रेंडर हो रही है, जैसे तारों के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, जो सड़क के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज टाइप नहीं हो जाती, उस तरीके से रेंडर कर रहा है। यानी कि अभी रेंडरिंग में भी अच्छे हालात नहीं है जीपीयू के, इवन वो भी पुरानी गेम्स के हिसाब से। उसके बाद टेस्ट करें GTA 5 सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे वेरी हाई और नॉर्मल के मिक्सचर पे। उसके अंदर भी हमारे को यहाँ पे 100-110 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि ठीक है, GTA से हमें इतनी उम्मीद थी। उसके बाद Forza Horizon 5 1080p सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पे भी टेस्ट किया है और अल्ट्रा पे भी टेस्ट किया है। XeSS हमने यहाँ पे नहीं लगाया, जबकि इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। मैंने कहा रॉ परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड एक्सट्रीम में तो 20-25 FPS और यहाँ पे हमारा अल्ट्रा सेटिंग्स पे 30-35 FPS, तो आपको थोड़ी और कम सेटिंग्स पे खेलना पड़ेगा, थोड़ा 60 FPS एवरेज निकालने के लिए। लेकिन हमने सोचा चलो XeSS को भी यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो XeSS की वजह से फ्रेम गिर गए भाई साहब, मतलब लगभग सेमी परफॉर्मेंस मिल रही है दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं RDR2। यहाँ पे सेटिंग्स को तो हमने फेवर क्वालिटी रखा था, लेकिन स्टिल तब भी कुछ सेटिंग था हमारी लो और मीडियम पे शिफ्ट हो गई थी, जबकि इसको हाई और अल्ट्रा पे रहना चाहिए था। बट वही बात है, लैपटॉप में जितनी जान है शायद उसके हिसाब से इसने जज कर लिया। और यहाँ पे हमारे को FSR 2.0 मिलता है, जो एक तरफ ऑफ है और एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, FSR से हमारे को 5-7 FPS का जंप मिला है और 1080p में फेवर क्वालिटी में ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब मेरे को इतनी उम्मीद थी, मतलब 30-50 होता था तो इससे
थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, बट यस कोई बात नहीं, 60,000 के लैपटॉप के हिसाब से ठीक है। उसके बाद COD Warzone 2.0 1080p सेटिंग्स है, बैलेंस प्रीसेट है, और यहाँ पे भी हमारे को XeSS का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे XeSS लगाने के बाद हमारे को सेम ही फ्रेम रेट मिल रहे हैं। हम आउटडोर वाला सिनेरियो देख रहे थे, यहाँ पे 50-55 FPS एवरेज मिल रहा है दोनों सीन्स के अंदर। तो यहाँ पे XeSS का अभी प्रेजेंट डेट में कोई फायदा नहीं है, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है ये। और ये जो FPS हमारे को मिल रहे हैं ये बैलेंस सेटिंग्स पे मिल रहे हैं, यानी कि बैलेंस सेटिंग्स में भी 60 FPS निकालने में ये स्ट्रगल कर रहा है GPU। यही 3050 होता तो बैलेंस पे आराम से 70-80 FPS निकाल के दे देता है। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस 1080p पे रखा है और सेटिंग्स हमने हाई पे रखा है। वैसे वेरी हाई का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है मैंने कहा हाई पे टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी XeSS हमने यूज करा था, XeSS में भी यहाँ पे भी हमारे को ज्यादा फ्रेम रेट का जम नहीं मिला। दोनों सिनेरियोस में हमारे को ऑलमोस्ट सेम FPS मिल रहा है, जैसे थोड़ा बहुत सीन चेंज हो रहा है तो किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन एवरेज हमारे को 50-60 FPS का ही मिल रहा है यहाँ पे। और एक चीज मैं बतानी भूल गया था, जो यहाँ पे GPU की मेमोरी है ना 8 GB तक दिखा रहा है, तो ये ना कोई MSI आफ्टर बर्नर का ग्लिच है। ये हमारा जो GPU है ना 4 GB वाला ही है। ये हो सकता है जो रैम शेयरिंग के साथ हमारी मेमोरी इंक्रीज दिखाता है ना सिस्टम के अंदर, ये वही डिटेक्ट कर रहा हो। तो फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह आएगी MSI आफ्टर बर्नर की तो ये ठीक हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड 4 GB वाला ही है, इसको तुम 8 GB वाला और 16 GB वाला मान के बैठ जाओ। उसके बाद हमने 1080p हाई सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग को मीडियम पे कर दिया था, मतलब एक तरफ ऑफ है और एक तरफ मीडियम पे। और XeSS का सिनेरियो भी सेम ही रखा है, एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे XeSS लगाने के बाद भाई साहब रे ट्रेसिंग के बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कह रहा है भैया मैं FPS आपको सेम ही दूंगा, 20-25 एवरेज FPS मिल रहा है, मतलब हाई सेटिंग्स पे भी ये काफी स्ट्रगल कर रहा है भाई साहब स्पाइडरमैन खिलवाने में। उसके बाद भाई साहब लैपटॉप में से निकालेंगे हम धुएं, मतलब यहाँ पे साइबरपंक टेस्ट कर देते हैं, 1080p हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और XeSS का सपोर्ट इसके अंदर भी मिलता है। एंड हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे हमारे को एवरेज 40-50 FPS मिल रहा है। XeSS लगाने के बाद हमारे को यहाँ पे 5-10 फ्रेम्स का डिफरेंस मिल रहा है, मतलब साइबरपंक में किसी हद तक इसने ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया। और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई कंफ्यूजन हो कि रैम हमारी 13-14 GB कंज्यूम हो रही है और ऊपर मेमोरी इतनी दिखा रहा है, तो टोटल तो रैम तो 16 GB है, वो शेयरिंग वाली मेमोरी को शोकेस कर रहा है, मतलब एक्चुअल वो मेमोरी उतनी है नहीं और रैम हमारी अपनी जगह जितनी यूज हो रही है वो हो ही रही है। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई साहब अब तो धुआं पक्का निकालना है हमारे को, क्योंकि रे ट्रेसिंग जब हम मीडियम पे करते हैं ना तो हमारे साइबरपंक की सेटिंग्स अल्ट्रा हो जाती है अपने आप से। तो यहाँ पे सेटिंग्स तो होगी अल्ट्रा, FSR लगा दिया हमने इसके अंदर। मैंने कहा कि भाई XeSS में नहीं हो पा रहा हिसाब किताब तो FSR लगा ले भाई, लेकिन लैपटॉप ने मना कर दिया कि भैया मेरे बस की नहीं है, यहाँ पे 15-20 FPS ही मिल रहे हैं। तो कुछ इतनी परफॉर्मेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स में, मतलब ऑब्वियस सी बात है खिलवा नहीं पाएगा, बट एक पीक परफॉर्मेंस निकालने का मन था तो हमने निकाल के देख ली। और CPU टेम्परेचर्स के बारे में बात करना भूल गया, यहाँ पे जो हमारा CPU है ना 40-50 वॉट तक मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है और उसके हिसाब से जो थर्मल्स है वो मतलब बढ़िया है लैपटॉप के, कि हायर साइड नहीं है। वैसे हमारा जो रूम टेम्परेचर भी है वो भी काफी कम है, क्योंकि सर्दियां चल रही है ना, लगभग 20 डिग्री रूम टेम्परेचर पे टेस्ट करा है, लेकिन स्टिल उसके हिसाब से अगर हाई टेम्परेचर भी होगा तो 80+ ही जाएगा, उससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं जाना चाहिए। देन वी टेस्टेड हॉगवर्ट्स लेगेसी ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स एंड यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे ना रे ट्रेसिंग भी हमारी अल्ट्रा ही हो जाती है और इसके अंदर भी XeSS का सपोर्ट मिलता है। 20 एवरेज FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में और XeSS लगाने के बाद 10-12 FPS हमारे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि हाई या मीडियम सेटिंग्स पे आप इसको गेम को खेल पाओगे, अल्ट्रा पे कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद टेस्ट करें गॉड ऑफ वॉर 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स है एंड FSR हमने इसके अंदर लगाया, एक तरफ ऑफ और एक तरफ क्वालिटी पे, और भाई क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दी। 20 एवरेज FPS, मतलब रॉ परफॉर्मेंस में तो फिर भी ठीक चल रहा था, FSR लगाने के बाद तो 10 FPS, यानी कि चल ही नहीं रही गेम भाई साहब। देन वी टेस्टेड लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे सेटिंग्स को हमने लो पे रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ना, मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ झेल पाएगा। और लो सेटिंग्स पे भी यहाँ पे हमारे को मुश्किल से 30-50 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोस में, मतलब FSR यहाँ पे लगा रखा है। तो जो लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो मैं कहूंगा बहुत ही एवरेज साइड है, मतलब 4 GB VRAM वाला GPU तो है पर इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को, तो लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 60 एवरेज FPS वाली गेमिंग कर पाओगे, मतलब ज्यादातर गेम्स में लो और कुछ गेम्स में मीडियम, या फिर कोई ज्यादा पुराना गेम है तो हाई सेटिंग पे, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। एंड अगर आपके माइंड में डाउट है कि भाई 3050 के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक तरफ लॉक है और एक तरफ हमने रखा आइडिया पैड गेमिंग 3 जो हमारे को 65,000 के आसपास मिल जाता है। उसके अंदर भी DDR5 रैम है, 3050 85 वॉट, और यहाँ पे लगभग प्रोसेसर भी हमारे को सेम मिलता है। सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, यहाँ पे 1080p हाई सेटिंग्स में, तो हमारे को CPU की पावर सेम मिलती है, तो यहाँ पे हमारे को वैलोरेंट में तो सेम ही FPS मिल रहे हैं। उसके बाद हमने फार क्राई 6 टेस्ट करके देखा, कोई भी अपस्केलिंग यहाँ पे नहीं लगाई, अल्ट्रा सेटिंग्स है और यहाँ पे भाई 3050 क्या तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, 70+ FPS, और ये स्ट्रगल कर रहा है 40-45 FPS प्लस। जो रेंडरिंग जो टेक्सचर्स है ना हमारे, वो देखो कितने बुरे दिखाई दे रहे हैं अगर साइड बाय साइड दोनों गेम में देखोगे तो आर्क वाला रेंडरिंग में भी इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हम RDR2 फेवर क्वालिटी में, और यहाँ पे हमारा DLSS हमने ऑफ रखा है, मतलब DLSS हो गया या FSR हो गया दोनों GPU के हिसाब से, और यहाँ पे भी हमारा 3050 भाई जीत जाता है, जबकि हमारी फेवर क्वालिटी में लॉक में पूरी सेटिंग्स हाई या अल्ट्रा पे नहीं जा पाई थी, कुछ लो हो गई थी, और 3050 में सारी सेटिंग्स हमारी अल्ट्रा और हाई की तरफ ही थी, तब भी हमारे को सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, यानी कि 3050 अपने आप में काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है गेमिंग के मामले में। और लुक्स के मामले में लैपटॉप में चेंजेस हैं, जैसे थोड़े दिन पहले 4060 वाला लॉक किया था ना लेटेस्ट वाला, वही वाले पैटर्न को ये फॉलो करता है, पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में हमारे को मिलेगा, ऊपर लॉक की ब्रांडिंग है एंड टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को काफी कम मिलता है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में मतलब सॉलिड है, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी इसके अंदर हमारे को काफी कम मिलता है, और पीछे से कुछ ज्यादा हेक्सागन टाइप का डिजाइन बन रखा है। एयर इनटेक के वेंट्स हमारे को लेफ्ट और राइट में मिल जाएंगे, और कुछ वेंट्स हमारे को यहाँ पर रबर के पीछे की साइड मिलते हैं, एंड लैपटॉप के पीछे यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, राइट साइड में पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से लीड आराम से ओपन हो जाती है एंड मैक्सिमम 180 डिग्री तक के पीछे चला
जाता है। एंड स्क्रीन वॉबल के मामले में भाई कोई सुधार नहीं करा Lenovo लॉक के अंदर, पहले भी था अभी भी है और बढ़िया वाला झुलाव है। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को हेवियर साइड मिलता है, जबकि इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन से भरपूर नहीं है, लेकिन तब भी 2.4 kg के आसपास लैपटॉप का वेट है। एंड अगर चार्जर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो 2.6 2.7 kg तक हो जाता है। जोर आएगा कंधों भाई साहब। और पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे राइट साइड में USB C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है जो DP पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले आउटपुट आप इससे ले सकते हो और इंटेल आर्क जीपीयू आउटपुट हमारे को मिलेगा। 4K 144 हर्ट्ज तक मैक्सिमम में सपोर्ट करता है। एंड ये टाइप सी पोर्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। 140 वॉट तक की टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करेगा। PD वाला चार्जर आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको उसका भारी भरकम 170 वॉट का चार्जर उठा के नहीं घूमना साथ में। तो यहाँ पे फिजिकल कैमरा शटर बटन मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा। और बाकी सारे पोर्ट्स पीछे की तरफ है। यहाँ पे हमारे को USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलेगा। उसके अलावा एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है जो मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। एंड इससे भी इंटेल आर्क जीपीयू से आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे एक RJ45 LAN पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एक और एक पावर इनपुट का पोर्ट। और एक अच्छी चीज इस लैपटॉप के बारे में, इस प्राइस पॉइंट पे मक्स स्विच हमारे को इसके अंदर मिलता है, यानी कि इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप iGPU से eGPU पे शिफ्ट कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस, या सिर्फ और सिर्फ iGPU ओनली मोड पे भी चला सकते हो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर GPU वर्किंग मोड मिल जाएंगे जहां पे हम इसको टॉगल कर सकते हैं। एंड टॉगल करने के बाद लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ता है, जैसे सारे लैपटॉप्स में होता ही है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाएगा, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड की टाइपिंग फील अच्छी है, थोड़ी यू टाइप की कीज हमारे को इसके अंदर मिलती हैं, काफी कंफर्टेबल है टाइप करने में। की ट्रैवल वगैरह यहाँ पे हमारे को अच्छा मिल जाता है। दिखने में Lenovo Legion जैसा कीबोर्ड है इसका, लेकिन उतना प्रीमियम नहीं है, बट यस बजट लैपटॉप्स के हिसाब से मतलब अच्छी फील देता है। और यहाँ पे फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड हमारे को मिलता है और ट्रैक पैड का साइज अच्छा है, चलने में स्मूथ है एंड मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर हमारे को एज इट इज मिलता है जैसे सारे Lenovo के लैपटॉप्स में। बस एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, GPU ओवरक्लॉकिंग का एक मोड मेंशन्ड होता है, वो इस लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा। एंड एक चीज मैं मेंशन कर दूं भाई, इसके अंदर हमारे को कस्टम मोड मिलता है। कस्टम मोड के अंदर आप अपनी फैन स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हो, डिफरेंट पावर लिमिट्स आप लगा सकते हो। अगर आपके शहर में गर्मी ज्यादा है तो वोल्टेज कम कर लो तो टेम्परेचर्स वगैरह कंट्रोल कर पाओगे। CPU टेम्परेचर लिमिट का भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है कि इससे ऊपर ना जाए, तो उसकी वजह से वोल्टेज और क्लॉक स्पीड ऑटोमेटिकली ट्वीक हो जाती है। बाकी सब कुछ हमारे को सेम ही मिलता है दूसरे Lenovo लैपटॉप्स की तरह। एंड यस डिस्प्ले के मामले में ये लैपटॉप भाई इंप्रेसिव है, क्योंकि आज की डेट में 60,000 के आसपास कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है जो अच्छा कलर गैमेट और अच्छी ब्राइटनेस दे। ये दोनों देता है हमारे को। इसके अंदर हमारे को 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080p है। IPS एंटी ग्लेयर पैनल हमारे को इसके अंदर मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्लस डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। 72 और 144 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट होती रहती है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है इस डिस्प्ले के अंदर, यानी कि गेमिंग के टाइम पे कोई स्क्रीन टेयरिंग वगैरह का इश्यू नहीं होगा। एंड भाई कलर गैमेट यहाँ पे हमारे को 100% sRGB मिलती है, 74% Adobe RGB, 76% P3, 69% NTSC एंड भाई पीक 322 निट्स की ब्राइटनेस निकल के आई। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई साहब एक नंबर, क्योंकि इसके अंदर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर सकते हो। फोटोज वीडियोस के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी हो, मल्टीमीडिया आप देखते हो, OTT वगैरह देखते हो तो कंटेंट वगैरह काफी बढ़िया दिखाई देता है। बेसिक 45% NTSC वाली डिस्प्ले से अगर कंपेयर करते हैं जिसके अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस होती है, उसके कंपैरिजन में डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी डिस्प्ले किसी लैपटॉप में नहीं है, स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप में नहीं है। एंड यस HDR का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है एंड माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 720p वाला वेबकैम हमारे को इसके अंदर मिलेगा। लाइट कंट्रोल अच्छा है, मैं बिल्कुल एकदम सामने खड़ा हूं लाइट के, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोजर वगैरह कुछ नहीं है। और बाकी वेबकैम की क्वालिटी कैसी है वो आप मेरे को कमेंट में बताओ। हेलो चेक 1 2 3 भाई साहब। और यहाँ पे हमारे को प्राइवेसी शटर बटन भी मिल जाता है जिसको स्लाइड करके आप इसका वेबकैम फिजिकली बंद कर सकते हो। भाई साहब हैकिंग वैकिंग का बहुत सीन है, 24 घंटे वेबकैम खुला रहना चाहिए, बंद करके रखो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में। स्पीकर्स के मामले में कोई सुधार नहीं है। 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलेंगे डाउन फायरिंग वाले। लास्ट ईयर वाले लॉक में भी अच्छी आवाज नहीं थी, इस साल भी अच्छी नहीं है। एवरेज टाइप की साउंड क्वालिटी में कह सकता हूँ। लाइक एक बंदा अगर बैठा है मेरी वीडियो देखनी है या यूट्यूब पे कोई कंटेंट वगैरह देखना, उसमें ठीक है, ज्यादा स्पीकर से उम्मीद मत करना। और इसके अंदर हमारे को नाइमिक ऐप का सपोर्ट मिलता है जिसके अंदर हम कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। अलग अलग मोड यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं ऑडियो के, जिससे आप अपना लिसनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो। हेडफोन्स वगैरह में ज्यादा एनहांसमेंट फील होती है। और बैटरी इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 60 वॉट आवर की मिलेगी। बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम लैपटॉप को अंदर से देखते हैं ना, आप देख सकते हो बैटरी के आसपास जगह है। हो सकता है वेट को कंट्रोल करने के लिए बैटरी छोटी करी गई है। एंड इस बैटरी से आप 2 से 3 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेसिक यूसेज के अंदर, जिसमें कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ हो, स्क्रीन ब्राइटनेस आप थोड़ी कम कर लेना। एंड बेसिक टास्क, कोई भी एडिटिंग गेमिंग वगैरह नहीं। वैसे एडिटिंग गेमिंग वगैरह बैटरी पे होती भी नहीं है, क्योंकि CPU GPU कम TDP पे चले जाते हैं। पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो हमने एक लैपटॉप की ना बेसिक क्वेरीज वाली वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, उसमें सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एंड बैटरी बैकअप के मामले में लैपटॉप डिसेंट है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है लास्ट ईयर वाले से। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Lenovo लॉक इंटेल आर्क वाला, जो आपने बहुत डिमांड किया, जो तुम्हारी डिमांड हमने पूरी करी। एंड ये लैपटॉप आपको आज की रेट में 60,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड 60,000 के आसपास आपको 3050 वाले मिल जाएंगे, 2050 वाले मिल जाएंगे। उसके अंदर प्रोसेसर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे 6600H वाला आइडिया पैड आता है विद 3050, उसके अंदर DDR5 रैम भी है, इसके अंदर भी DDR5 है। एंड
प्रोसेसर लगभग सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेन बात आती है जीपीयू की। आपने गेम टेस्ट में देख ही लिया भाई 3050 से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर चाहे 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड भी क्यों ना हो, DDR5 रैम भी क्यों ना हो, प्रोसेसर भी चाहे अच्छा डाल लो, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन, वो परफॉर्मेंस, वो DLSS की परफॉर्मेंस और वो रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस जो 3050 4GB में मिलती है ना, वो इसके अंदर हमारे को नहीं मिलती। लेकिन एक सबसे बड़ा कैच है भाई इसकी डिस्प्ले आपको बढ़िया मिलेगी इस लैपटॉप के अंदर, जो इस प्राइस पॉइंट पे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं है। तो भाई सिंपल सा कंक्लूजन मेरा यही है, ज्यादा बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 3050 वाले लैपटॉप्स के लिए जा सकते हो, और बेटर डिस्प्ले चाहिए और जीपीयू परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सैक्रिफाइस अगर कर सकते हो तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा इंटेल आर्क के जीपीयू हमेशा ही बेकार रहेंगे या फिर वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। हो सकता है फ्यूचर में कोई ड्राइवर अपडेट्स वगैरह आ जाएं और ये भी बेटर परफॉर्म करने लगे, क्योंकि भाई इंटेल ने भी नया नया मार्केट में जब मारा, एनवीडिया बहुत पुराना बैठा है, तो वो फिर हो गया ना भाई साहब कि हमारे आगे कौन बोलेगा, क्या पता इंटेल बोल पड़े। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी इस लैपटॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड Lenovo Legion i7 14 जनरेशन के साथ 4060 वाला अगर चेकआउट करना है तो वो भी है चैनल पे, वो देखो अगर आपका मोटा बजट है, मोटी पार्टी वाली बातचीत। और बाकी पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार है और सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।